आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक और फेमस केस देखने वाले हैं, बोल्टन वर्सेस जोन्स। एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। जो हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, उसमें जो एक्सेप्टेंस है, ये केस उससे रिलेटेड है। तो बोल्टन वर्सेस जोन्स जो है 1857 में ये अकर किया था। जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो केवल वही इंसान जिसको हमने ऑफर किया है वो एक्सेप्ट करे और कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और ये हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑफर की जो कि जस्ट इन पर्सोनम है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ये ऑफर किया गया है। जस्ट इन रेम नहीं है जहाँ पर कि आप किसी ओपन ऑफर देते हो। उसके लिए एक और केस स्टडी है, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक बॉल, वो दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि विल यू मैरी मी, तो ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक किसी पर्सन को बोल रहा है। सी ने कहा कि यस आई एम रेडी, मतलब सी ने सुन लिया ए का बात और उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। तो क्या इसका एक्सेप्टेंस मानेंगे? तो आप लोग सभी जानते हैं उसका आंसर बड़ा सिंपल है कि नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ए ने तो बी को ऑफर किया था। तो बी को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, बी की मर्जी। सी तो सिनेरियो में नहीं है। तो यहाँ पे ए जो है सी के इस एक्सेप्टेंस को माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। बिकॉज देर इज नो ऑफर एंड नो प्रॉपर एक्सेप्टेंस। ऑफर क्यों नहीं? क्योंकि ऑफर तो किसी और को किया गया था, सी को तो किया ही नहीं गया था। इसलिए उस नजरिए से, सी के नजरिए से देखेंगे तो ऑफर नहीं है, और ए के नजरिए से देखेंगे तो एक्सेप्टेंस नहीं है, यानी कि इसका कोई हश्र होने वाला नहीं है। आप बोल्टन वर्सेस जोन्स में ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे कि ये पॉइंट हम ज्यादा क्लियरली समझ सके, या इस पॉइंट को सामने लाया गया होगा। तो पहले देखते हैं कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व थे इस केस में। सबसे पहला जोन्स नामक एक आदमी है, जो कि ब्रॉकलहर्स्ट बोल के एक और आदमी जो कि बिजनेस का ओनर है, उसका क्रेडिटर है, यानी कि जोन्स को कुछ पैसे मिलने वाले हैं ब्रॉकलहर्स्ट से। दूसरा पार्टी जो यहाँ पर है वो है ब्रॉकलहर्स्ट, जो कि एक बिजनेस का ओनर है और जोन्स को उस पैसे चुकाने इस बंदे को, इस दौरान उसने अपना बिजनेस बेच रखा है बोल्टन। अब तीसरा आदमी आता है बोल्टन। बोल्टन ने ब्रॉकलहर्स्ट का बिजनेस खरीद लिया है और इसकी जानकारी जोन्स को नहीं है। तो ये तीन हो गए हमारे कैरेक्टर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। केस का फैक्ट्स क्या है वो जान लेते हैं। जोन्स ने एक ऑर्डर प्लेस किया ब्रॉकलहर्स्ट को कि भैया हमको कुछ सामान भिजवा दो, पैसे तो आप दे नहीं रहे हो, तो पैसों के बदले कुछ सामान ही भिजवा दो। इस वक्त जोन्स को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ब्रॉकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस बेच दिया है किसी और को। यहाँ पे ब्रॉकलहर्स्ट से वो अपना जो भी कर्जा है वो क्लियर करना चाहता था सामान मंगा के, यानी जोन्स का इंटेंशन सिर्फ इतना था, उसके पैसे तो नहीं आ रहे, कम से कम सामान आ जाए। इस समय हुआ क्या है, उसको तो मालूम ही नहीं है कि बोल्टन बिजनेस का प्रेजेंट मालिक है, क्योंकि ब्रॉकलहर्स्ट ने अपने बिजनेस बोल्टन को बेच रखा है। जब सारा सिनेरियो हो रहा था तो बोल्टन को तो पता है कि हाँ मैंने बिजनेस खरीद रखा है, शायद वो जोन्स को नहीं जानता होगा। पर जोन्स से जब उसके पास एक ऑर्डर आता है तो बोल्टन देखता है कि जब इतना अच्छा ऑर्डर है, चलो भिजवा देते हैं। उसने कुछ नहीं बोला कि मैं ब्रॉकलहर्स्ट नहीं हूँ, मैं इस दौरान मालिक बन चुका हूँ इस बिजनेस का, जबकि वो जानता है, उसको ये सब बता देना चाहिए था। बट उसने देखा है कि क्यों बताऊँ, मेरे पास तो ऑर्डर आया है, इसी दुकान को लेकर ही ऑर्डर आया है, क्योंकि उसी एड्रेस पे पहुंचा होगा ये ऑर्डर। तो उसने क्या किया, सारा सामान पैक करवाया और ऑर्डर को फुलफिल किया, ऑर्डर को भिजवा दिया जोन्स के पास, और साथ ही साथ एक बिल भी भिजवा दिया। जोन्स को जब ये मिलता है वो देख के चौंक जाता है कि मैं तो, जो मेरा उधारी था उसके लिए मैंने भेजा था ये ऑर्डर, वैसे मुझे कुछ जरूरी नहीं था, बस पैसे नहीं मिल रहे थे, उसके बजाय सामान मंगवा रहा था, तो मैं तो ये बिल पे नहीं करूंगा, मुझे सामान चाहिए भी नहीं। क्योंकि तब उसे पता चल चुका है कि ये बिजनेस का मालिक का ब्रॉकलहर्स्ट नहीं है, इस बिजनेस का मालिक है बोल्टन। अब यहाँ एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि जोन्स रिफ्यूज कर देता है। बोल्टन ये बोलेगा कि आपने ऑर्डर भेजा था, मैंने माल भिजवाया, तो अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, जोन्स खरीदना नहीं चाहता ये सामान, क्योंकि उसका इंटेंशन कुछ और था। अगर इस वक्त बोल्टन जो है वो बोल रहा है आप मुझे पैसे भिजवाओ, नहीं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है यहाँ पर। तो ये कन्फ्लिक्ट जब जाएगा कोर्ट में तो डिसीजन क्या होगा? इसको ऑर्डर किया है, क्या उसने माल भिजवाया? आंसर है नो। द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ जोन्स। मैंने कहा कि नहीं, जोन्स ने आपसे कोई सामान मंगवाया नहीं है, आप तो बोल्टन हो,
उसने ब्रोकलहर्स्ट से मंगवाया था, इसलिए आप इस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर सकते, और अगर किया भी है तो अब ये जोन्स की मर्जी, वो रखे या ना रखे। वो नहीं रखना चाहता है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इस केस को डिकोड करते हैं। डिसीजन देना बहुत आसान होता है। अगर हमको कोई केस स्टडी आता है क्वेश्चन में, तो हम लोग हाँ या ना बोलना है बस। बेसिकली केस स्टडी यस नो टाइप की हो, कि क्या इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, क्या इसको सजा होगी नहीं होगी, इस तरीके की चीजें होती है, यस। अब ये तो हम कभी भी बोल देंगे कि यस बोल दे, नो बोल दे, बट दैट इज अ बियर ओपिनियन। पहला जो है इसमें हमको ये बताना चाहिए कि किस एक्ट से रिलेटेड है। तो ये बड़ा आसान है, क्वेश्चन में लिखा होता है यूजुअली। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है, ये चैप्टर कौन सा है, तो ये चैप्टर 1 है, जिसमें कि एक्सेप्टेंस, वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह बताया जा रहा है। और हम पर्टिकुलर फोकस्ड है एक्सेप्टेंस वर्ड के साथ। इस चैप्टर में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी है, रिवोकेशन भी है, लेकिन हम सिर्फ फोकस करेंगे एक्सेप्टेंस वर्ड के ऊपर और उसके वैलिडिटी के ऊपर। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेक्शन। तो यहाँ रिलेटेड सेक्शन है 2B, जो कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। फिर तो एसोसिएटेड रूल्स हैं। देयर आर 7 रूल्स गवर्निंग ए वैलिड एक्सेप्टेंस। रिलेटेड इशू बचा क्या, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सेप्टेंस अंडर स्पेसिफिक ऑफर एंड अंडर जनरल। हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब है कि किसी एक इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को ऑफर जा रहा है, और जो जनरल ऑफर है पूरे कम्युनिटी को एक ऑफर करता है। जैसे कि मेरा कोई पेट डॉग खो गया है, तो जो भी ढूंढ के लाएगा उसे मैं 500 रुपये दूंगा। तो इस तरीके का जो ऑफर आता है, इन दोनों का डिस्टिंक्शन भी हम यहाँ पे देखेंगे। बैकग्राउंड देख लेते हैं इस केस का। सेक्शन 2B क्या कहता है, तो सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, और एक्सेप्टेंस कब सही माना जाता है उसको डिफाइन करता है। द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड when the person to whom the proposal is made। तो यहाँ बहुत ही साफ साफ लिखा गया है द पर्सन टू whom, यानी कि हर कोई नहीं, कोई अरा गरा नहीं ले सकता इस एक्सेप्टेंस को, केवल जिसको वो बोला गया होगा, जिससे पूछा गया होगा। द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर, वो अपना रजामंदी बोलता है। इनफैक्ट वो कंडीशन भी नहीं लगा सकता, वो ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे होगा तो राजी होगा। उसको बस हाँ बोलना है। छोटे मोटे कंडीशंस लगा सकता है, जैसे जो कि इंसिडेंटल है। His assent thereto proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise। जब एक बार एक्सेप्टेंस जो है दे दिया जाए, तो उसके बाद दोनों ही पार्टी के लिए ऑब्लिगेशन हो जाएगा, दोनों को पूरा करना पड़ता है। जो भी पीछे हटे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2B। अब वो 7 रूल्स क्या क्या है। तो पहला रूल है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। तो ये तो बोल्टन वर्सेस जोन्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरा रूल क्या है, तो दूसरा रूल हमारा आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। आप कोई भी उसमें कंडीशन लगा दोगे, जैसे मैंने कहा कि क्या आप मेरा कार खरीदोगे, आप बोलते हो कि हाँ आपका कार तो खरीदेंगे, आप जितना मैं बोल रहे हो उतने में खरीदेंगे, लेकिन आपको इसके बदले में हमारा एक रेफ्रिजरेटर खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे जिसने एक्सेप्ट किया है वो सीधे सीधे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसमें कंडीशन लगा के एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। रूल नंबर 3 फिर आता है हमारा, ये बताता है कि एक्सेप्टेंस अगर आप करो तो कम्युनिकेट करो। आप एक चिट्ठी में एक्सेप्ट करते हो, उसको रख लेते हो अपने पास, और फिर उस चिट्ठी को भेजना भूल जाते हो, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। बाद में ये कोर्ट ऑफ लॉ में आप एविडेंस नहीं दोगे कि देखिए सर ये चिट्ठी मैंने उस तारीख को ही साइन कर दिया था, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 4th रूल रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, ये बोलता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। अगर हमने आपको कहा कि पे वाया यूपीआई, आप जो भी पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन करो, और आप बोलते हो नहीं हमको कैश में पेमेंट करना है, इसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। हाँ, सामने वाला अगर वो कैश राजी हो जाता है तब फिर एक्सेप्टेंस हो जाएगा। मतलब कि ये जो मोड है, अगर ऑब्जेक्शन ना हो, आपने मोड बदला और ऑफरर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो फिर एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारा जो 5th रूल है, वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट यूज होते हैं। या तो आप जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तभी उसमें एक समय लिखा था कि इतना दिन में आपको एक्सेप्ट करना है, तो उसके भीतर एक्सेप्ट करना है। मान लो ऐसा कोई समय नहीं दिया गया है, तो एक रीजनेबल टाइम का क्लॉज आ जाता है। अब रीजनेबल जैसे कि पेरिसेबल गुड्स है, तो 1-2 दिन में ही रीजनेबल टाइम खत्म हो जाएगा।
अगर कोई ऐसा सामान है जो कि 5-6 महीने तक कुछ होने वाला नहीं है, तो आप उसको थोड़ा लंबा समय भी दे सकते हैं। रीजनेबल टाइम अगर कन्फ्लिक्ट हो तो फिर कोर्ट में ही फैसला होता है। उसके बाद आता है हमारा 6th रूल, नियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। हमने कुछ आपको ऑफर किया है, आप चुप रहे, भले वो काम कर दे रहे हो जो आपको हमने ऑफर किया था, तो भी इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि आप चुपचाप रह गए। साइलेंस जो है अपने आप में एक्सेप्टेंस नहीं है। बता दूं यहाँ पर कि सब में केस स्टडीज हैं जो कि अलग अलग वीडियोस उनके लिए सेपरेट बनाए गए हैं, आप उनको अलग अलग वीडियोस में देख सकते हो। और अब आते हैं हम आखिरी जो रूल है रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, वो है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। जरूरी नहीं कि आपको जो कम्युनिकेशन करना है या बोलना है हाँ सीधे सीधे, कभी कभी आप इम्प्लाइड तरीके से भी कर सकते हो। चाय के दुकान में अगर हम गए और वहाँ खड़े हो गए तो बेसिकली हम ऑफर कर रहे हैं, मुझे एक कप चाय दो, मैं आपको का चाय का पैसा दे दूंगा। और सामने वाले ने जब वो चाय हमारी तरह बढ़ाया तो उसने उसको हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर हम लोग टैसिटली यानी बिना बात किए भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और एक दूसरे से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पूरा करवा रहे हैं। तो ये 7 रूल्स हैं। अब एक क्वेश्चन हैंडल कर लेते हैं हम लोग। हरिहर प्रसाद सेंट ए लेटर एड्रेस टू चौरसिया नमकीन एंड स्वीट्स ऑर्डरिंग 500 पैकेट्स ऑफ स्वीट विथ स्पेसिफिकेशन कि आप ऐसे ऐसे मिठाई पैक कर देना, हमको भिजवा देना, कुछ बांटना उठना है। तो यहाँ 2 पार्टी हो गए, एक हरिहर प्रसाद है जिसने ऑर्डर प्लेस किया, और चौरसिया नमकीन स्वीट्स है वो दुकान जिसको की ऑर्डर आया। Meanwhile, due to family settlement and property division, the shop was transferred to the cousins of the original owners of the sweets. ये जो ओरिजिनल ओनर हैं उनके कुछ भाई भाई में झगड़े थे, तो उसके दौरान ये बंटवारा हुआ और ये दुकान किसी दूसरे भाई को मिला। The name of the shop was now Sri Chaurasia Namkeen and Sweets. The letter was delivered to the address and the order was processed and sent with an invoice. और श्री चौरसिया नमकीन स्वीट्स वालों ने वो सारा ऑर्डर पैक करा दिया, भिजवा दिया और एक इनवॉइस भी भेज दिया। हरिहर प्रसाद refused to accept the delivery and pay the bill as the sweets were not from the shop intended. ये दुकान से तो मैंने मंगाया नहीं, ये कौन सा दुकान है, नया दुकान का नाम दिख रहा है, मैं तो किसी और से मंगाया हूँ, उसने मना कर दिया। The sweet shop owner claimed for the damages caused due to non-acceptance of the sweets that perished during the transaction. Referring to the Indian Contract Act 1872, can the owners of Sri Chaurasia Namkeen and Sweets recover the damages? तो हमारा सवाल मिलता जुलता है बोल्टन वर्सेस जोन्स से। देखते हैं कि इसका आंसर के लिए हमको क्या क्या चीज़ हमको पता होनी चाहिए पहले। तो सबसे पहला है आंसर है नो, क्योंकि दोनों पार्टी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ऑफर जिसको भेजा गया उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर हम वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस के रूल्स को पढ़ें तो पहले रूल में ही फेल हो जा रहा है कि जिसको ऑफर किया गया है, पर्सनल ऑफर था, तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी और ने किया है। तो अगर हम खाली नो बोले तो हमको 4 मार्क तो नहीं मिलने वाला है। 4 मार्क पाने के लिए हमको नो के साथ कुछ हमको सपोर्ट देना होगा। तो सबसे पहला है कि इसको हमको डिकोड कर, जैसे पिछली बार किए थे यहाँ भी डिकोड कर लेते हैं। ये एक्ट कौन सा है, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको हम मेंशन कर देंगे अपने आंसर में। सेकेंड पॉइंट जो हमारा आएगा कि क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द एक्ट, तो यहाँ पर हमको सेक्शन देना है, चैप्टर का नाम लिख सके या जो भी उससे रिलेटेड बातें लिख सके। तो ये क्वेश्चन है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस क्या है हमको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, और सेक्शन 2B से रिलेटेड है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है प्रपोजल को, ये हमको बताना होगा। तीसरा आता है सेक्शन, हम शुरू से ही देख चुके हैं, जो बोल्टन वर्सेस जोन्स में जो सेक्शन था यहाँ भी वही सेक्शन लगेगा, यानी सेक्शन 2B। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि क्या कोई फेमस रिलेटेड केस स्टडी जुड़ा हुआ है। जब मैं 4 मार्क का आंसर लिखूंगा तो इतना स्कोप नहीं होता है कि बहुत सारा लिख दूँ, सब कुछ थोड़े थोड़े में लिखना है। तो अभी हमको तो पता है, चूँकि हमने आज ही पढ़ा है कि इससे रिलेटेड एक केस स्टडी है और उस केस स्टडी का नाम है बोल्टन वर्सेस जोन्स। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट में बोल्टन वर्सेस जोन्स के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, कि ऐसा पहले हो चुका है बोल्टन वर्सेस जोन्स में। तो यहाँ हम बोल्टन वर्सेस जोन्स को मेंशन कर सकते हैं और इन चारों बातों को अरेंज करके लिखना होता है, जिसका कि एक टेंटेटिव आंसर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये आंसर कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। हेडिंग आप नहीं दोगे, केस फैक्ट्स यहाँ हेडिंग दिया गया, डिसीजन, पॉइंट ऑफ लॉ, रिलेटेड केस आप मत दो,
आप इनको एक पैराग्राफ में लिख सकते हो। तो इसको पॉज करके आप देख लेना। पहले केस फैक्ट बताया गया कि इस केस में हुआ क्या था, डिसीजन किसके फेवर में जाएगा वो बताया गया, और उसके बाद उसको हमको बताना पड़ेगा इसमें पॉइंट ऑफ लॉ क्या है, सेक्शन 2B क्या बोलता है, किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट में वो सातों रूल्स को मेंशन कर दो, जरूरी नहीं है, फिर भी एकदम शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो, और कुछ कम वर्ड में बोल्टन वर्सेस जोन्स को एक्सप्लेन करो, और यहाँ पे ये केस का पूरा काम कंप्लीट होता है। थैंक यू।